माँ, जेब खर्च के लिए वो 2,000 रुपये मैं अब नहीं दे पाऊँगा। ईएमआई बढ़ गई है और बच्चों की स्कूल फीस भी। तुम्हें वैसे भी क्या खर्चा है, घर में सब कुछ तो मिलता ही है, खाना, कपड़ा, छत, और क्या चाहिए इस उम्र में। विजय ने ऑफिस जाने से पहले जूते पहनते हुए बड़ी बेरुखी से अपनी माँ शोभा देवी से कहा। पास ही खड़ी उसकी पत्नी राशि ने भी सुर में सुर मिलाया। हाँ माँ जी, फालतू में पैसे जमा करके क्या करेंगी, आखिर जाना तो सब कुछ यहीं छोड़कर है। दवाई पानी तो हम ला ही देते हैं। शोभा देवी के हाथ में चाय का कप कांप गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस फीकी सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। विजय और राशि चले गए। घर में सन्नाटा पसर गया, लेकिन शोभा देवी के अंदर एक शोर मचा हुआ था। बात उन 2,000 रुपयों की नहीं थी, बात उस हक की थी जो धीरे धीरे भीख में बदलता जा रहा था। शोभा देवी के पति एक सरकारी क्लर्क थे। उनकी मौत के बाद जो पीएफ और ग्रेचुइटी का पैसा मिला था, वो सब उन्होंने विजय के नए फ्लैट की डाउन पेमेंट में दे दिया। सोचा था बेटा है, बुढ़ापे की लाठी है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस लाठी के सहारे वो चलने की सोच रही हैं, वही लाठी उन्हें बोझ समझने लगेगी। शोभा देवी अपने कमरे में गई और अपनी पुरानी अलमारी खोली। एक छोटी सी पोटली में कुछ चिल्लर और पुराने नोट पड़े थे, कुल मिलाकर 300 रुपये। उनका चश्मा पिछले हफ्ते ही टूट गया था। एक डंडी टूटी थी जिसे उन्होंने धागे से बांध रखा था। विजय से कहा भी था तो उसने कहा था कि अभी काम चला लो, अगले महीने देखेंगे। काम चला लो, शोभा देवी ने आईने में अपनी परछाई से कहा। पूरी जिंदगी तो काम ही चलाया है, अपने पति की कम तनख्वाह में और अब बेटे की ऊंची तनख्वाह में भी। दोपहर को जब वो पार्क में बैठी थी तो उन्होंने देखा, पार्क के बाहर एक बूढ़ा आदमी जो शायद उनकी ही उम्र का होगा, चने और मूंगफली बेच रहा था। वो पसीने में तरबतर था, कपड़े उसके मैले थे, लेकिन जब उसने एक बच्चे को चने देकर उससे 10 रुपये का नोट लिया तो उसके चेहरे पर जो संतोष था वो किसी राजा से कम नहीं था। वो उस नोट को माथे से लगाकर अपनी जेब में रख रहा था। शोभा देवी को एक झटका सा लगा। वो आदमी गरीब है पर लाचार नहीं। उसके पास अपना कमाया हुआ 10 रुपया है जिस पर उसका पूरा अधिकार है, और मैं इस आलीशान फ्लैट में रहकर भी कंगाल हूँ क्योंकि मेरे पास अपना स्वाभिमान नहीं है। उस रात शोभा देवी को नींद नहीं आई। उन्होंने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो उनकी उम्र और समाज के हिसाब से बागी था। शोभा देवी के हाथों में एक जादू था। वो मैदे की मठरी और गुड़ के लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट बनाती थी। विजय के बचपन में पूरा मोहल्ला उनकी मठरी का दीवाना था। अगले दिन जब विजय और राशि ऑफिस चले गए और बच्चे स्कूल, तो शोभा देवी ने अपनी बची कुची जमा पूंजी, वो 300 रुपये उठाए और बाजार चली गई। वो थोड़ा मैदा, घी, गुड़ और मसाले लेकर आई। दोपहर भर उन्होंने अपनी पुरानी रसोई में, जैसे राशि ने मॉड्यूलर बना दिया था और सास को वो वहाँ कम ही जाने देती थी, मठरियाँ और लड्डू बनाए। उनकी कमर बहुत दुख रही थी, लेकिन मन में एक अजीब सा उत्साह था। शाम होने से पहले उन्होंने सब कुछ छोटे छोटे पैकेटों में पैक कर लिया। शाम को वो पार्क के पास उसी जगह पर गई जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी बैठता था। उन्होंने संकोच करते हुए पास की एक छोटी सी किराने की दुकान वाले से बात की, जिसे वो बरसों से जानती थी। बेटा, क्या तुम मेरी मठरियाँ अपनी दुकान पर रख लोगे? अगर बिके तो पैसे दे देना, और ना बिके तो मैं वापस ले जाऊंगी। दुकानदार ने पहले तो मना किया। माताजी, आजकल लोग पैकेट बंद ब्रांडेड चीज़ें खाते हैं, एक बार चक्कर तो देख बेटा। शोभा देवी ने एक मठरी उसे दी। दुकानदार ने जैसे ही मठरी खाई, उसे अपनी नानी की याद आ गई। अरे माताजी, इसमें तो शुद्ध देसी स्वाद है, लाइए रख दीजिए, मैं कोशिश करूँगा। शोभा देवी घर आ गई। दिल धड़क रहा था, अगर विजय को पता चला तो नाक कट जाएगी, यही कहेगा। 2 दिन के बाद वो किराने वाला दौड़ता हुआ शोभा देवी के पास पार्क में आया, जहाँ वो अक्सर बैठा करती थी। माताजी, गजब हो गया, वो सारी मठरियाँ और लड्डू एक ही दिन में बिक गए। लोग और मांग रहे हैं, ये लीजिए आपके पैसे। उसने शोभा देवी के हाथ में 500 रुपये रख दिए, 300 की लागत और 200 का मुनाफा। शोभा देवी ने उन 500 रुपयों को मुट्ठी में भींचा। उन 2 नोटों में जो गर्माहट थी वो विजय के दिए हजारों रुपयों में कभी नहीं थी। ये उनकी मेहनत की कमाई थी, ये उनकी आज़ादी थी। अब ये सिलसिला रोज का हो गया। विजय और राशि को लगता कि माँ पार्क में दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने जाती हैं, लेकिन शोभा देवी उस समय अपनी छोटी सी सप्लाई चेन चला रही थी। उन्होंने आसपास की 3-4 दुकानों पर अपना सामान देना शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठकर जब सब सो रहे होते वो मसाला तैयार कर लेती। दोपहर में जब घर खाली होता तो वो बनाती। 1 महीने के अंदर
शोभा देवी ने 5,000 रुपये कमा लिए। सबसे पहले वो चश्मे की दुकान पर गई। उन्होंने अपनी पसंद का एक अच्छा फ्रेम चुना और अपने पैसों से बिल चुकाया। जब उन्होंने नया चश्मा पहनकर दुनिया को देखा तो सब कुछ बहुत साफ और उज्जवल नजर आया, सिर्फ आंखों के लिए नहीं बल्कि उनके आत्मविश्वास के लिए भी। फिर उन्होंने अपने पोते चिंटू के लिए एक रिमोट वाली कार खरीदी, जिसके लिए वो कई दिनों से जिद कर रहा था और विजय मना कर रहा था। शाम को घर पर शोभा देवी ने वो खिलौना चिंटू को दिया। चिंटू खुशी से उछल पड़ा। थैंक यू दादी, यू आर द बेस्ट। विजय ने देखा तो वो हैरान रह गया। माँ, ये कार तो 2,000 रुपये की थी, आपके पास पैसे कहाँ से आए? मैंने तो पिछले महीने पैसे दिए ही नहीं। राशि भी शक की नज़र से देखने लगी। कहीं आपने अपनी कोई पुरानी जेवर तो नहीं बेच दी माँ जी? शोभा देवी ने शांति से चाय की चुस्की ली। नहीं बहू, जेवर नहीं बेचा, अपना हुनर बेचा है। हुनर? क्या मतलब? विजय ने पूछा। तभी विजय के मोबाइल पर उसके एक दोस्त का फ़ोन आया। अरे विजय यार, तेरी माँ के हाथ में तो जादू है। वो जो मठरी आज तूने शर्मा जी की दुकान से खरीद कर खिलाई ना ऑफिस में, कमाल थी भाई। मुझे 2 किलो और चाहिए घर के लिए। विजय सन्न रह गया। वो आज ही शर्मा जी की दुकान से कुछ स्नैक्स लाया था, ये जाने बिना कि वो उसकी माँ ने बनाए हैं। शर्मा जी की दुकान, मठरी। विजय ने फ़ोन काटा और माँ की तरफ घूमा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। माँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप दुकानों पर मठरी बेच रही हैं? हमारी इज्जत का कुछ ख्याल है आपको? मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर हूँ और मेरी माँ हलवाई का काम कर रही है। लोग क्या कहेंगे कि बेटा माँ को भूखा मार रहा है, इसलिए बुढ़िया को काम करना पड़ रहा है। राशि भी बोली, हे भगवान, अब तो हम मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहे। किटी पार्टी में पता चला तो औरतें थू थू करेंगी। कमरे में तनाव भर गया। शोभा देवी ने धीरे से अपना कप रखा। वो उठी और अपनी अलमारी से एक लिफाफा निकाल के लाई। उन्होंने वो लिफाफा विजय के हाथ पे रख दिया। ये क्या है? विजय ने झल्लाते हुए पूछा। गिन ले, इसमें 10,000 रुपये हैं। शोभा देवी की आवाज़ में एक ऐसी खनक थी जो पहले कभी नहीं थी। ये मेरी पिछले महीने की कमाई है। और सुन विजय, इज्जत काम करने से नहीं जाती, इज्जत लाचार होने से जाती है। विजय चुप हो गया। शोभा देवी ने बोलना जारी रखा। तूने कहा था ना कि मुझे खर्चे की क्या ज़रूरत? मुझे ज़रूरत है बेटा, मुझे ज़रूरत है इस बात की कि जब मेरा मन करे मैं अपने पोते को खिलौना दिला सकूं, और उसके लिए मुझे तेरे आगे हाथ ना फैलाना पड़े। मुझे ज़रूरत है कि जब मेरा चश्मा टूटे तो मुझे अगले महीने का इंतज़ार ना करना पड़े। तूने मुझे रोटी दी, छत दी, मैं मना नहीं करती, लेकिन उस रोटी के साथ जो ताने मिले उन्होंने मेरा पेट तो भरा पर आत्मा को भूखा मार दिया। शोभा देवी की आंखों में आंसू थे पर आवाज़ नहीं लड़खड़ाई। बेटा, जब मैं तुम्हारी कमाई की रोटी खाती थी तो वो गले से नीचे उतरने में बहुत भारी लगती थी, उसमें एहसान का स्वाद आता था। लेकिन पिछले 1 महीने से जब मैं अपनी कमाई की रोटी खा रही हूँ ना, तो सूखी रोटी भी मलाई जैसी लगती है। इसे कहते हैं 2 वक्त की सम्मानजनक रोटी। मुझे ये काम करने में कोई शर्म नहीं। शर्म तो मुझे तब आनी चाहिए थी जब हाथ पर सलामत होते हुए भी मैं तुम लोगों पर बोझ बनी बैठी थी। विजय के हाथ से लिफाफा छूट कर गिर गया। उसे याद आया कि कैसे वो अपनी माँ को खर्चे का ताना देता था। उसे उस बूढ़े चने वाले की याद तो नहीं थी, लेकिन आज उसे अपनी माँ के चेहरे पर वही तेज दिखाई दे रहा था, आत्मनिर्भरता का तेज। विजय ने माँ के पैर पकड़ लिए। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी झूठी शान में इतना अंधा हो गया था कि आपका स्वाभिमान देख ही नहीं पाया। आप सही कह रही हैं, आप काम कीजिए, मठरी बनाइए, लेकिन दुकानों के लिए नहीं। शोभा देवी ने हैरानी से देखा। क्या मतलब? विजय ने आंसू पोंछते हुए मुस्कुराया। मैं कल ही एक वेबसाइट बनाऊंगा, दादी माँ की रसोई। अब मेरी माँ का हुनर पूरी दुनिया देखेगी, पर शान से, छुप कर नहीं। आप बिजनेस वुमेन बनेगी। शोभा देवी ने बेटे को गले से लगा लिया। उस दिन घर की हवा बदल गई। अब वहाँ सिर्फ एसी की ठंडक नहीं थी, बल्कि रिश्तों की गर्माहट और सम्मान की धूप भी थी। शोभा देवी ने साबित कर दिया था कि उम्र चाहे 60 हो या 65, जब तक सांस है तब तक इंसान को अपनी पहचान और अपनी रोटी खुद कमाने का हक है, क्योंकि मांगी हुई दौलत से कमाई हुई चवन्नी ज़्यादा कीमती होती है। दोस्तों, बुढ़ापा किसी को लाचार बनाने के लिए नहीं आता। हमारे बुजुर्गों के पास तजुर्बे का वो खजाना है, जैसे अगर सही दिशा मिले तो वो चमत्कार कर सकते हैं। अपने माता पिता को सिर्फ आराम नहीं, सम्मान और मकसद दीजिए। निर्भरता इंसान को मार देती है और आत्मनिर्भरता उसे दोबारा जिंदा कर देती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।